नमस्कार बच्चों, गुरुकुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पैट का 2025 मैथ डीआई का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 हल करने वाले हैं। बच्चों, इसमें 20 क्वेश्चन हैं और 20 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आपके पैट के एग्ज़ाम में 20 नंबर की केवल डीआई पूछी जाती है। तो डीआई को जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। तो फिर बच्चों शुरुआत करेंगे। अब डीआई से डर कैसा, 20 अंक आपकी मुट्ठी में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना है आपको। क्या लिखा है? पहला प्रश्न है, इसमें आपको 1 से 5 तक क्वेश्चन मिलेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। कुल छात्रों की संख्या दे रखी है 8000 और एक विश्वविद्यालय के विभिन्न शाखाओं में छात्रों का प्रतिशत बंटन दे रखा है। यहाँ पर देखिए कला वर्ग। चलिए तो हमारा प्रश्न देखिए क्या है। तो इसमें दिए गए पाई चार्ट में कुल छात्रों की संख्या कितनी दे रखी है? 8000 और एक विश्वविद्यालय के विभिन्न शाखाओं के छात्रों का प्रतिशत बंटन दे रखा है। कला वर्ग में 45%, प्रबंधन में 24% और अभियांत्रिकी में 31% है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कला निकाय में यहाँ हमें पता है कि लड़कियों की संख्या है 1800 और कला शाखाओं में लड़कों और लड़कियों का अनुपात पूछा है। तो पहले कला में छात्र निकाल लीजिए। कला में छात्र, तो बच्चों कला में कुल छात्र कितने होंगे? कुल 18,000 हैं और 18,000 में से 45% जो हैं वो हमारे कला वर्ग के। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? 8 पंचे 40 और 8 चौको 32, 32 और 4 36। ठीक है, 3600। तो यहाँ पर कला में जो छात्र आएंगे वो कितने आ जाएंगे? 3600 आ जाएंगे। इसमें से आपके जो लड़के हैं बॉयज, बॉयज कितने होंगे भाई? 3600 में से 1800 तो लड़कियां ही हैं, ये लिखा है साफ साफ। 1800 जब लड़कियां हैं तो 3600 में से 1800 गया, कितना बचा? 1800। यानी लड़के की संख्या कितनी है? 1800। लड़कियों की संख्या जो गर्ल्स हैं उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या भी 1800। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1800 रेशियो 1800, ये कैंसिल हो जाएगा। 1:1 कितना आ जाएगा? 1:1, जो कि विकल्प डी में दे रखा है, ये हमारा। बताइए क्या सबको क्लियर है? अच्छे से समझ में आया पहला प्रश्न? बताइए। चलिए प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर हमारा 2 आपके सामने लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि कला और प्रबंधन पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बीच कितना अंतर है? तो कला में अभी हमने पिछले सवाल में देखिए हमने निकाला था। कला में जो छात्र आए थे वो कितने आए थे? 3600। तो कला में छात्र 3600 हैं, ये क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग कला का तो पता ही है हमें, कला में कितना है? 3600। अब 8000 में से आपके जो प्रबंधन के छात्र हैं, प्रबंधन, वो कितने होंगे? तो प्रबंधन के यहाँ 24% है बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 24 अट्ठे 192 और यहाँ पर एक जीरो यानी 1920। अब इनके बीच में अंतर पूछा गया था। तो अंतर बताइए क्या हो जाएगा? 3600 में से 1920 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा भाई? और 15 में से 9 गया 6 और यहाँ पर 1, 1680 आएगा। ये 1680 बी विकल्प दे रखा है, ये हमारा आंसर है। ठीक है,
देखिए कला के हमने पीछे छात्र निकाले थे, कला के आपके 45%, 8,000 का 45% कितना आएगा 3600, और प्रबंधन का 8,000 का 24% कितना होगा 1920। इनके बीच में अंतर पूछा गया था, तो 3600 में से 1920 घटा देंगे, 1680 जो है ये हमारा आंसर है। ठीक है, बताइए बच्चों, क्लियर है कि नहीं? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, यदि अभियांत्रिकी अनुभाग में लड़कों और लड़कियों के बीच का रेशियो 3:2 है, तो अभियांत्रिकी शाखा में लड़कों की संख्या कितनी है? तो बच्चों देखो, अभियांत्रिकी आपका ये कितना है 31%। तो सबसे पहले हम कुल छात्र निकाल लें, अभियांत्रिकी में हैं कितने? अभियांत्रिकी में कुल छात्र कितना हो जाएगा 8,000 का 31%, ये कितना आ जाएगा आपका 8 × 8, 8×3 = 24, यानी 2480 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनके बीच रेशियो दे रखा है, यानी बॉय और गर्ल्स का जो रेशियो दे रखा है अभियांत्रिकी में वो 3:2 दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 3x मान लेंगे और इसको 2x मान लेंगे, तो कुल छात्र आपके कितने हो जाएंगे 2480। तो यहाँ पर 3 2 कितना हो गया 5x बराबर 2480, और 5 से इसमें भाग लगा दो, 5 चौको 20 और 5 दूनी 45 और 5 छक्का 30। ठीक है, 5 चौको 20, 4 बचेगा, 48 हो गया, 5 दूनी 45, 3 बचा, और यहाँ 30 हो गया, 5 छक्का 30, तो x बराबर कितना आ गया 496। हमसे पूछा था कि लड़कों की संख्या कितनी है, तो बॉय देखिए यहाँ पर कितना है बॉय 3x, तो बॉयज बराबर 3 × 496, 18, 3 दूनी 27, 1 28, और 3 चौको 12, 2 14, 1488, 1488 जो कि विकल्प नंबर सी दे रखा है, ये हमारा आंसर। बताइए क्या प्यारे बच्चों, आप सबको ये सवाल अच्छे से समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम हो जरा से भी कमेंट कर सकता है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 4 नंबर, विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी तथा प्रबंधन के विद्यार्थियों की संख्या का और कला के विद्यार्थियों की संख्या के बीच अंतर कितना है? तो देखिए अभियांत्रिकी और प्रबंधन की बात हो रही है, अभियांत्रिकी और प्लस प्रबंधन कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए कुल विद्यार्थी हमारे 8,000 हैं, और 8,000 में अभियांत्रिकी के 31 और प्लस प्रबंधन के 24% बटे में 100, तो ये कितना हो जाएगा 8,000 गुणे 55 बटे 100, बटे 100 क्यों? क्योंकि प्रतिशत है, 2 जीरो कट जाएगा, 8×5 = 40, 8×5 = 40 और 4 = 44, तो आपका ये 4400 आ जाएगा। और कला के विद्यार्थी हम पीछे निकाल चुके हैं, कला में कितने थे विद्यार्थी 3600। इनके बीच में अंतर पूछा गया है, तो अंतर क्या हो जाएगा 4400 में से 3600 माइनस कर देंगे, तो 2 जीरो ये आ गया, 14 में से 6 गया 8, और यहाँ 3 में से 3 गया 0, 800 आ जाएगा, क्योंकि विकल्प नंबर आपका बी दे रखा है, ये हमारा आंसर है। बताइए बच्चों, क्लियर है सबको? क्या सबको क्लियर है? चलिए ठीक, चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। क्या लिखा है? अभियांत्रिकी के विद्यार्थियों की संख्या
और कला के विद्यार्थियों की संख्या से कितने % कम है। तो बच्चों कला के विद्यार्थी कितने हैं, 45%। अभियांत्रिकी कितने हैं, 31%। ठीक है, और ये कला के विद्यार्थियों से तुलना करवा रहे तो कला वाला नीचे चला जाएगा 45 और गुणे 100। तो यहाँ पर कितना बचेगा आप बच्चों, 14 बटे 45 गुणे 100। तो यहाँ पर 5 से काट देंगे, 5 नीम 45 और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10। तो आपको 14 दूनी 28, 280 बटे 9 हो जाएगा। 9 तिया 27, 9 एका 9, 31.11 जा रहा है। 31.1 जा रहा है, 1 जा रहा है, यानी विकल्प नंबर सी ये आपका आंसर, ये आपका आंसर है। बताइए, इस डीआई में कुल 5 प्रश्न थे, पांचों प्रश्न आसान थे, कोई कठिन नहीं था। आप आराम से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले डीआई पे चलते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर अगला डीआई का 6 से 10 के बीच में, यानी कि प्रश्न पूछा गया है, नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। और यहाँ देखिए इसी महीने में विभिन्न कंपनियों के लैपटॉप का उत्पादन और बिक्री दे रखा है। इसमें ब्लू वाला आपका उत्पादन है और ये जो आपका येलो कलर का है, ऑरेंज कलर का है, ये आपका बेची गई इकाइयां यानी सेल्स हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी कंपनियों के द्वारा कुल उत्पादन का औसत क्या है, सभी कंपनियों द्वारा कुल उत्पादन का औसत क्या है। तो यहाँ पर देखिए कुल उत्पादन यहाँ 900 है, यहाँ 700 है और यहाँ 300 है। तो 900 प्लस 700 और प्लस 300, औसत निकालना है। 3 कंपनियां तो 3 से भाग लग जाएगा। ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं, औसत। तो ये आपका हो जाएगा 1900 बटे 3, 3 का भाग लाएंगे, 3×18, 3×18 हो जाएगा। एक बचेगा, 3×3 9, फिर एक बचा 3×9 और फिर एक बचेगा, तो आपका 33 सही 1/3 आ जाएगा। ठीक है, 33 सही 1/3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर आपका ए वाला दे रखा है, ये आपका आंसर। आसान प्रश्न था। बताइए किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। क्लियर हुआ सबको। चलिए बच्चों अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या लिखा है, किसी कंपनी की प्रसिद्ध बिक्री उसके उत्पादन के सापेक्ष 40% और 43% के बीच में है। यानी कि किसी कंपनी का जो औसत आपका उत्पादन है वो 40 से और 43 के बीच में किस कंपनी का है। तो आइए तीनों कंपनी का यहाँ चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका बिक्री 650 है और उत्पादन आपका 900 है और गुणे आपका 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 9 सत्ते 63, 9 सत्ते आपका 63 हो जाएगा और 9 दूनी 18, 2 बचेगा, 72 से 2/9। ये कंपनी ए का हो गया। कंपनी बी का देख लीजिए, कंपनी बी का 300/700 गुणे 100। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 7 का भाग लगाएंगे 300 में, तो कितना बच जाएगा, 7 चौको 28, 2 7 14, 6 बचेगा, यानी कि 42 सही 6/7% हो जाएगा। और वहीं पर सी कंपनी अगर देख लें तो 150/300 और गुणे कितना हो जाएगा, 100। 150 दूनी 300, 2 से ही काट देंगे 50 बार, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 50%। तो यहाँ पर उसने पूछा था कि 40 से 43 के बीच में किस कंपनी का मान है। तो यहाँ पर देखिए कंपनी बी का, ये 42 में कुछ पॉइंट में जाएगा, तो ये इसके बीच का मान है, यानी कि कंपनी बी, यानी सी विकल्प यहाँ पर सही है। ये हमारा आंसर, कंपनी बी जो है इसका मान जो है 42 के करीब रहेगा। तो यहाँ पर 40 और 45 के ये बीच में है। बताइए क्या सबको क्लियर हुआ या प्रश्न। ओके, आगे चलें।
चलिए बच्चों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 8। सभी कंपनियों द्वारा बेची गई कुल लैपटॉप की इकाइयों की औसत संख्या क्या है? बेची गई यानी सेल्स की बात कर रहा है, तो इनका औसत पूछा गया। पहली कंपनी का 650, दूसरी कंपनी का 300, तीसरी कंपनी का 150 हो गया। 650 प्लस 300 और प्लस 150, ठीक है। तो 8 3 कितना हो जाएगा ये? 600 में 150, 650 में 150 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 700, 800, 800, 3, 1100, यानी कि 1100 बटे कितना हो जाएगा? 3। तो कितना आ जाएगा? 3 त्रिका 9, 2 बचेगा, 3 18, 2 बचा, 3 18, 2 बचा, और 366 सही 2 बटे 3 कहाँ लिखा है? ये आपका 366 सही 2 बटे 3, ये आपका आंसर है। बताइए, सबको क्लियर हुआ? आसान प्रश्न चल रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 9। सभी कंपनियों द्वारा कुल उत्पादन तथा कुल बिक्री का अनुपात क्या है? तो कुल उत्पादन देख लीजिए, 900, 9 7 16, 16 3 19, 1900 तो उत्पादन हो गया। और कुल बिक्री अभी हमने जोड़ा था, इसको 1100 हुआ था, तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 19 अनुपात 11, 19 अनुपात 11 कहाँ लिखा है? ये विकल्प ये हमारा आंसर। बताइए, आसान प्रश्न है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? किसी कंपनी द्वारा उत्पादन की गई लैपटॉप की संख्या तथा बिक्री की गई लैपटॉप की संख्या का अंतर न्यूनतम है। तो देखिए, सबसे अंतर सबसे कम कहाँ पर है? तो यहाँ पर देखिए 50 बचेगा, और 8 में से 6 गया 2, 250 का अंतर यहाँ पर है, ठीक है। इनके बीच में अंतर देखिए 400 का है। इनके बीच में अंतर देखिए कितना है? 150 का है। तो सबसे कम न्यूनतम अंतर कहाँ पर है? कंपनी सी का है। कंपनी सी जो है विकल्प बी में रखा है। ये हमारा आंसर। बताइए, इस डीआई में 5 प्रश्न थे, और पांचों प्रश्न मुझे लगता है आप लोगों को आसान लगे होंगे, और आप लोग खुद ही कर पा रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है, आप लोगों का आंसर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए डीआई नंबर, अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्यारे बच्चों, जब हम लोग डीआई हल करते हैं तो 20 क्वेश्चनों में कोई डीआई ऐसी होती है जो थोड़ी आपकी टफ हो सकती है, ठीक है। एक आधी टफ हो सकती है, तो ज़्यादा टफ भी नहीं हो सकता है कि आप उसको कर ना पाएँ। तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा 11 से और 15 के बीच में है। तो देखिए, दी गई तालिका एक कक्षा में विभिन्न छात्रों के अंकों को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ देखिए बच्चों, ए बी सी डी ई 5 छात्र हैं, और इनके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और संस्कृत में कुल प्राप्तांक दे रखा है। और प्रश्न में ये आउट ऑफ 50 है, यानी कि एक विषय में 50 नंबर का मार्क्स है, उसमें से ये नंबर लिखे हुए हैं। तो यहाँ देखिए पूछा गया, किस छात्र के कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत न्यूनतम। और हालांकि यहाँ पर आपका छात्र डी दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, और ई दे रखा है। आप चाहो तो किसी में से इनका निकाल के आप कर सकते हो। जैसे हमारा डी का पहले हम देखें, तो डी वाले में यहाँ पर आपके 46, 49, 48, 48, 40, ठीक है। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 231 हो जाएगा। अब 231, ये 5 विषय है, तो 250 का पूरा हो जाएगा 250, और गुणे 100। ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 5 पंचे 25 और 5 दूनी 10, ठीक है। इसको हम लोग हल करेंगे तो आपका 92.4%, 92.4% आ जाएगा। इसके बाद में देखिए यहाँ पर सी दे रखा है, चलो सी के देख लेते हैं। सी आपका ये रहा। तो सी का 35, 36, 42, 40 और 29, इसको हम लोग टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा 182। तो 182 बटे कितना हो जाएगा? 250, और बड़े 100।
यहाँ 0 0 कैंसिल हो गया और 5 दूनी 10 और 5 5 25। ठीक है, इसको आप हल करेंगे तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, 72.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 72.8%। यहाँ लिख देते हैं 72.8%। इसके बाद में और यहाँ पर दे रखा है विकल्प बी। चलिए बी को देख लेते हैं। बी में देखिए कितना दिया है, 29 33 22 15 और 30। तो बी का टोटल ऑल टोटल हो जाएगा 129 और 129/250। ठीक है, तो 25 चौको 100 और 25 ढाई 250, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 ने 18 और 2 दूनी 4 1 5 और 2 1 2 बटे कितना हो जाएगा 5। इसको हल करेंगे, 5 पंचे 25, 5 1 5, तो 51.6% आ जाएगा। वहीं पर अगर हम और किसका पूछा है, ई का, ई का लास्ट वाले का देख लिए यहाँ पर। चलो ई का आप टोटल करेंगे 32 23 25 31 और 22, तो ये टोटल आपका हो जाएगा 130। 130/250 गुणे 100। इसको काटेंगे तो ये 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 2। 260/5, तो इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा, 52%। ठीक है, हमने चारों का निकाल लिया है। चारों का हमने निकाल लिया है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि सबसे न्यूनतम जो है हमें, ये आपका बी रहा। और बी का कितना आया, 51.6। सी का है आपका 72.8 और डी का है आपका 92.4 और ई का आपका 52%। सबसे कम बी का है, जो कि विकल्प नंबर आपका बी सी दे रखा है। ये हमारा आंसर है। ठीक है, बताइए क्या ये क्लियर हुआ आप सबको। 4 तो निकाल ही लिए, एक और बचा था, हो सकता है आगे इसकी जरूरत पड़ जाए। इसको जोड़ लो, 48 47 49 46 और 44, तो ये ऑल टोटल कितना हो जाएगा, 234। 234/250 गुणे 100। 25 सौ 250, 10 तो कितना हो जाएगा, 2 चौको 8 और 2 तिया 6 और 2 दूनी 4/5। 5 निम 45 5 तिया 15 और 5 30, ये 93.6 आ जाएगा। ठीक है, कोई भी हो। चलिए ये क्लियर हुआ आप लोगों को, बताएं कोई दिक्कत हो किसी को, कमेंट करें। अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या लिखा है, ए बी सी डी ई में से किसी भी छात्र द्वारा प्राप्त कुल अंकों का अधिकतम प्रतिशत किसी भी छात्र द्वारा सभी विषयों में प्राप्त प्रतिशत का औसत कितना है। प्रतिशत का औसत कितना है, ठीक है। देखिए अभी हम लोगों ने पिछला प्रश्न पढ़ा था, पिछले प्रश्न को हल किया था, यहाँ सबका हमने प्रतिशत निकाल रखा है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रतिशत जो था, देखिए ए का हमने का जरूरत पड़ सकती है, तो हमने ए का भी निकाल लिया, 93.6%, ये सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर ए का जो है ये सबसे ज्यादा है, जो कि सवाल नंबर आपका दूसरे में पूछ रहा है यही चीज। ठीक है, तो 93.6%, यानी कि विकल्प नंबर यहाँ पर सी सही है, ए वाला। 93.6%, तो ये देखो पिछले सवाल से ही लग गया। ये होता है कि सवाल पहले वाले में आपको परसेंटेज निकालने में आपको देर हो सकती है, लेकिन एक सवाल से आपके 2 सवाल लग रहे हैं, ये आपकी अच्छी बात है। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, क्या लिखा है, इन दो छात्रों के अंकों का अंतर न्यूनतम है। इन सबों सभी के अंकों को अभी हमने पिछले वाले प्रश्न में जोड़ा था, ये हमारे लिए आसान बात होगी। आइए इनको लिख लेते हैं। तो इनका देखो, हमने ए का जोड़ा था 234 और बी का 129 आया था। तो 234, ये 234 है और सॉरी 234,
और ये आपका 129 आया था, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सी का 182 और डी का 231। सी का 282 और डी का 231। और वहीं पर आपका जो ए का था वो 130 था, ठीक है। सी का 182 है। सी का आपका 182 है, ठीक है। सी का 182, ये 231 और आपका ई वाला 130। ई वाला कितना है आपका 130, ठीक। चलिए अब इसमें देखिए अंतर जो दे रखा है वो यहाँ पर बी और सी का चेक करना है। तो बी का कितना 130 और सी का कितना 182। 182 में से 129 घटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 53 बचेगा। वहीं पर बी और ई का देख लिए, बी का आपका 129 है और डी का आपका ई का कितना है 130। 130 में से 129 घटेगा तो कितना बचेगा, एक बचेगा। वहीं ई और डी का देख लीजिए, ई और डी का, तो ई का आपका कितना है 130 और डी का 231 है। बड़े में से छोटा घटा दो, 231 में से 130 घटा देंगे, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 101। वहीं ए और डी का देख लीजिए, तो ए का आपका 234 में से 231 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 3, ठीक। तो इसमें पूछा था कि सबसे कम न्यूनतम अंतर जो है वो किसका है। तो आप देख रहे हो सबसे न्यूनतम जो अंतर है वो सबसे कम बी और ई का है, जो कि विकल्प नंबर हमारा बी वाला है सही। बी और ई का सिर्फ अंतर एक का है, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। आसान प्रश्न है, कोई कठिन नहीं है। ये पिछले प्रश्न से ही देखिए लग रहे हैं। एक प्रश्न को करने में हमने कहा आपको देर लग सकती है, लेकिन उससे रिलेटेड आगे भी क्वेश्चन आपके होते हैं, तो वो क्वेश्चन आप आराम से हल करते चले जाएंगे, ठीक है। आइए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि हम सभी 5 विषयों के आधार पर छात्रों को रैंक प्रदान करते हैं और फिर हम उन्हें केवल भौतिकी, रसायन और गणित विषयों के आधार पर रैंक प्रदान करते हैं, तो दोनों मामलों में रैंक की व्यवस्था किस प्रकार होगी। तो निम्न में से दिए गए 2 रैंक होंगे, सभी रैंक भिन्न होंगे, केवल शीर्ष 2 रैंक भिन्न होंगे, और दोनों ही मामलों में रैंक कैसा रहेगा, समान रहेगा। तो ये 3 विषयों के आधार पे हमें रैंक बनानी है, यानी फिजिक्स और आपका रसायन, केमिस्ट्री हो गया और आपका मैथ हो गया, ठीक। तो देखिए यहाँ पर ए का 48, 47 और 49 तीनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 144। इसमें देखिए 29, 33 और 22 इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 84। इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 113। इसमें देखेंगे इन तीनों को ऐड करेंगे 46, 49 और 48, तो ये योग कितना हो जाएगा 143। और यहाँ पर 32, 30 और 25 को ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 87, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर हम इसका रैंक देखें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आपका ए का मान है और सबसे कम है किसका, बी, यानी सबसे छोटा है बी। और बी से बड़ा कौन होगा, बी से बड़ा है ई, और ई से बड़ा कौन होगा, ई से बड़ा होगा आपका सी, और सी से बड़ा कौन होगा डी, और डी से बड़ा कौन होगा ए, ठीक है। ये हमने 3 विषयों के आधार पर रैंक देखे है। और पिछले जो
अंक मिले थे, उनके आधार पर अगर हम रैंक देखें तो उनके आधार पे यहाँ पर जरा देख लीजिए ये पिछले प्रश्न में। तो यहाँ पर देखिए सबसे कम जो है आपको किसको मिला था? अंक बी को। बी से बड़ा कौन है? बी से बड़ा आपका है ई, और ई से बड़ा आपका कौन सा हो गया? ई से बड़ा हो गया आपका सी। सी से बड़ा आपका डी, और डी से बड़ा आपका हो गया ए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए डी सी ई बी। पिछला प्रश्न पीछे देखेंगे, यही देखिए सेम है। ए डी सी ई और बी, दोनों कंडीशन में जो रैंक है कोई परिवर्तन नहीं है, रैंक कैसी है? समान है। रैंक कैसी है? समान है। तो यानी कि दोनों ही मामलों में रैंक समान रहेगी, तो विकल्प नंबर यहाँ पर डी सही है। विकल्प नंबर डी सही है। बताइए क्या आप सभी लोग इस प्रश्न को सही से समझ पाए हैं या नहीं? कमेंट करके बताएं। बताइए अगर आपको समझ में आया है तो यस करिए। ठीक, ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है? अगले प्रश्न पे चलें। ओके, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 15, छात्र ए द्वारा सभी विषयों में प्राप्त कुल प्राप्तांक और छात्र बी द्वारा सभी विषयों में प्राप्त कुल प्राप्तांक से कितने प्रतिशत अधिक है? तो यहाँ पर देखिए अभी हमने जोड़ा था इसको, छात्र ए कितने आया था? 234, और छात्र बी जो था वो कितना था? 129 था। ठीक है, आइए 234 माइनस यहाँ पर 129 और बटे में 129 गुणे 100। 234 में से 129 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका? 105, और गुणे 100 बटे 129। तो 129 का मतलब 130 के आसपास मान लो। 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 8 के करीब तो जा रहा है, और 13 एकन 13, यानी कि 81। 81 आपका दो में दे रखा है, और कुछ बचेगा शेष, तो मतलब ये जाएगा 81.39%। ठीक है, 81.39% आएगा। ये विकल्प नंबर आप ये दे रखा है, ये आपका आंसर सही है। ठीक, तो ये पांचों डीआई के प्रश्न लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। कोई ज़्यादा कठिन नहीं था। पहले सवाल को हल करने में थोड़ा समय लगा, सबको जोड़ेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, समय लग सकता है। बाकी 3 प्रश्न उसी पे डिपेंड थे, चौथा प्रश्न भी उसी पे डिपेंड है, क्योंकि ऑलरेडी आपका जोड़ा हुआ रखा है। सीधा सीधा आप अंतर करके परसेंटेज आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। आसान प्रश्न है। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 16 से 20 तक देखिए, नीचे दिया गया रेखा क्षेत्र 5 लगातार वर्षों y1 y2 y3 और y5 को के लिए देश के लिए आयात से निर्यात का अनुपात दर्शाता है। देखिए जैसे यहाँ पर आपका 1.10 लिखा हुआ है, मतलब ये आपका 110/100 हो जाएगा। तो इसमें ऊपर वाला हमारा आयात होगा और नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा? निर्यात हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि वर्ष Y3 के लिए निर्यात 35,000 करोड़ है तो Y3 के लिए आयात करोड़ में क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए Y3 के लिए हमें निकालना है Y3, यानी कुल आपका 35,000 करोड़ दे रखा है, और इसका हमें 110/100, 110% निकालना है ना, बटे में कितना हो जाएगा? 100। तो यहाँ पर देखिए आपका कितना आ जाएगा? ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से आप उड़ा दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा? डबल जीरो ये बचेगा, 11×25 = 55, और 11×3 = 33, और 5 = 38, 385 डबल जीरो, 385 डबल जीरो, यानी कि
ये आपका आंसर है 38,500। ये हमारा आंसर है, बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। 38,500 ये आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि वर्ष Y5 के लिए आयात 76,000 करोड़ है, तो Y5 के लिए निर्यात क्या होगा। ठीक है, तो Y5 के लिए हमें देखना है, तो Y5 ये लिखा है, इसको हम क्या लिखेंगे 95/100 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखिए हमारा रेशियो क्या बन जाएगा 95/100। ये आपका आयात और निर्यात का रेशियो बन जाएगा, रेशियो दे रखा है आयात और निर्यात। ठीक, तो 5 से काटेंगे ये 19 बार कटेगा, 5 से काटेंगे ये 20 बार कटेगा, तो ये आपका 19/20 आ गया। यहाँ देखिए Y5 के लिए आयात कितना क्या रखा है 76, और यहाँ आयात कितना 19, 19 की वैल्यू कितनी है आपकी 76,000 है करोड़। 19 चौको 76, तो ये एक बराबर कितना हो जाएगा 4,000। और हमसे पूछा है निर्यात, निर्यात आपका कितना है 20, तो 20 गुणे 4,000, तो 20 चौको कितना हो जाएगा 80, 80,000 हो जाएगा, 80,000। यानी कि विकल्प नंबर आपका 20 सही है। बताइए क्या सबको क्लियर हुआ। कोई कठिन प्रश्न है, बिल्कुल आसान प्रश्न है, मुझे उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्या Y3 का निर्यात वर्ष Y2 के लिए निर्यात से अधिक है। तो देखिए Y3 के लिए और जो Y2 का निर्यात है वो अधिक है, या Y3 का आयात 5 वर्षों में सर्वाधिक है, या आंकड़े पर्याप्त नहीं है। वर्ष Y1 का आयात दिए गए 5 वर्षों में नहीं होता। देखिए इसमें से ये जो मान दे रखा है आपका आयात और निर्यात का, ये आपका रेशियो में दे रखा है, और रेशियो में की वैल्यू आप तभी हल कर सकते हैं जो दोनों में से किसी एक का मान दिया हो। अगर दोनों में किसी का एक का मान नहीं पता हमें, तो हम सही आंसर नहीं निकाल सकते हैं, किसी का सही मान नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं यहाँ आंकड़े पर्याप्त नहीं, इस सवाल को नहीं लगाया जा सकता है। यहाँ विकल्प नंबर आपका सी सही होगा, आंकड़े पर्याप्त नहीं है। ठीक है बच्चों, बताइए क्लियर है कि नहीं है आपको। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 क्या लिखा है कि कितने वर्षों में आयात निर्यात से अधिक रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये आपका 80 बटे या 8/10 कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं 8/10, या 80/20 कह सकते हैं, 80/100 कर लो, कि 100 वैल्यू है आपका। इसे 90/100 करेंगे, इसको 110/100 लिखेंगे, इसे 105/100 लिखेंगे, और ये 95/100 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, आयात निर्यात से अधिक रहा है। यहाँ देखिए आयात कम है, ये गलत है। यहाँ भी आयात कम, ये भी गलत है। एक देखो इसमें आयात ज्यादा है, इसमें भी आयात ज्यादा है, इसमें भी कम है। तो केवल 2 वर्ष हैं, यानी Y3 और Y4, 2 वर्ष हैं जहाँ पर आयात निर्यात से अधिक रहा। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, आसान प्रश्न था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कितने वर्षों में आयात निर्यात से कम रहा। अब देखो वही पूछ दिया है, यहाँ पर हमने 80/100 लिखा, 90/100 लिखा, 110/100 लिखा, 105/100 लिखा, और ये आपका 95/100 हो जाएगा। कितने वर्षों में आयात जो है निर्यात से कम रहा। तो देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया 2, और एक ये 3, 3 वर्षों में, जो कि विकल्प नंबर सी दे रखा है, ये हमारा आंसर है। उसी से मिलता जुलता आंसर है, प्रश्न है। ठीक है, तो ये हमारा डीआई के पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और 20 क्वेश्चन हमें लगता है आप सबको अच्छे से समझ में आए होंगे।
आसान लगे होंगे प्रश्न, ठीक है। परीक्षा में हमें उम्मीद है इसी प्रकार के आपके प्रश्न आते हैं और आते आगे भी आपको मिलेंगे। तो बस ये है कि इन सवालों में कहीं अलग से कोई फ़ॉर्मूला नहीं है, कोई सूत्र नहीं है, ठीक है? कोई अलग से कोई ट्रिक्स नहीं है। सारी चीज़ें आपको ध्यान से सवाल को पढ़ना है और सवाल को पढ़कर उसको समझना है, ठीक है? सवाल को सही से समझना है और हमें उन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। अगर आप प्रश्न सही से समझ पा रहे हैं, तो मुझसे प्रॉपर इन सवालों को आराम से हल कर लेंगे, ठीक है? आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए और लास्ट तक देखने के लिए। और वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अच्छे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हमें और ऊर्जा मिले कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको बेहतर समझ में आ रहा है। आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच।